पूर्व सिविल सेवा अधिकारी एवं संकल्प के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे श्री राजकुमार भाटिया जी, इस संकल्प के अध्यक्ष श्री संतोष तनेजा जी, अवकाश प्राप्त IAS श्री सर्वेश कौशल जी, श्री प्रसन्न कुमार जी, मंच संचालक और संकल्प के संगठन मंत्री श्री कन्हैयालाल जी, AICT के चेयरमैन श्री अनिल सहस्त्रबुद्धे जी और यहाँ उपस्थित मित्रों, बहनों और भाइयों। मित्रों, अंत्योदय शब्द के बहुत पहले एक शब्द प्रचलित था, सर्वोदय। और ये सर्वोदय की कल्पना देने वाले व्यक्ति का नाम था पूज्य महात्मा गांधी। और कहते कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में गए तो उनके वहाँ एक ब्रिटिश मित्र थे, हेनरी पोलक। उन्होंने उनको एक पुस्तक भेंट की। इस पुस्तक का नाम था अनटू दिस लास्ट। जॉन रस्किन की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक थी जो 1860 में जिसका प्रकाशन हुआ था। और गांधी जी जब डरबन जा रहे थे, 24 घंटे की यात्रा थी, उस पुस्तक को साथ में लेकर गए और पूरे रास्ते पर उस पुस्तक को पढ़ते रहे। और उस पुस्तक को पढ़ने के बाद गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैं रात भर सो नहीं पाया और मैंने उसी दिन ये संकल्प ले लिया था कि मैं अपने जीवन को इस पुस्तक के अनुरूप ढालने का प्रयास करूंगा। और फिर गांधी ने 1908 में उस अंग्रेजी पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया जो सर्वोदय के नाम से वो पुस्तक जानी जाती थी। सर्वोदय यानी राइजिंग ऑफ ऑल, सभी लोगों का विकास। और आपको मालूम है कि गांधी के जो अनुयायी थे, उनके जो समर्थक थे, उन लोगों ने बाद में सर्वोदय संगठन बनाया और सर्वोदय चिंतन एक विचारधारा के माध्यम से वो लोग लंबे समय तक काम कर रहे थे। और उसी समय आचार्य विनोबा भावे जो हैं, उन्होंने पहली बार अंत्योदय शब्द का प्रयोग आचार्य विनोबा भावे ने किया। और विनोबा जी ने कहा कि अंत्योदय के माध्यम से सर्वोदय, यानी सबों का उदय कैसे होगा, तो अगर अंतिम का उदय होगा तो सर्वोदय सबों का उदय होगा। अंत्योदय यानी अपलिफ्ट ऑफ द लास्ट। लेकिन विनोबा जी या गांधी जी उन शब्दों को व्यवहार में उतार नहीं पाए, उनको मौका नहीं मिला। और ये काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जब एकात्म मानववाद दर्शन जब उन्होंने प्रस्तुत किया तो विस्तार से उन्होंने अंत्योदय शब्द की व्याख्या की है। चूंकि एक पॉलिटिकल राजनीतिक दल के वो अध्यक्ष थे, तो राजनीतिक दल का ये दायित्व बनता था कि अंत्योदय के विचार को कैसे जमीन पर उतारा जाए। और मैं इतना ही कहूँगा कि इसके पहले भी देश में जितने प्रधानमंत्री, जितने मुख्यमंत्री हुए हैं, उन सभी लोगों ने अंत्योदय की दिशा में काम किया है। भैरव सिंह शेखावत जी जब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे तो पहली बार अंत्योदय के नाम से उन्होंने कुछ योजनाएं प्रारंभ की थी। लेकिन मित्रों, मैं यही दावे के साथ कह सकता हूँ कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने अंत्योदय को जिस प्रकार से जमीन पर उतारने का काम किया है, शायद ही किसी और नेता ने उस प्रकार से उसको क्रियान्वित करने का प्रयास किया होगा। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि नरेंद्र मोदी जी गरीब घर में पैदा हुए। उनको गरीबी मालूम, उनको गरीबी समझने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने गरीबी को भोगता है, उन्होंने गरीबी को देखा है। और इसलिए उनके मन में जो गरीबों के प्रति जो दर्द है वो उनके गुजरात में मुख्यमंत्री के नाते भी प्रकट हुआ और आज देश के प्रधानमंत्री के नाते भी वो प्रकट हो रहा है। और मुझे याद है कि जिस दिन वो प्रधानमंत्री बने और सबसे पहले संसद भवन में उन्होंने प्रवेश किया और सेंट्रल हॉल में जब उनका पहला भाषण था तो उन्होंने यही कहा था, ये मेरी जो सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ द पुअर, बाय द पुअर एंड फॉर द पुअर, यह सरकार गरीबों को समर्पित है। और उन्होंने अपने जीवन का एक संकल्प प्रस्तुत किया कि देश से गरीबी को दूर करना और गरीबों के जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए, उनको एक समान पूर्ण जीवन जिंदगी के लायक बना सके, ये मेरा लक्ष्य होगा। मैं नरेंद्र मोदी जी के एक वाक्य को कोट कर रहा हूँ, द नेशन, आवर गवर्नमेंट, आवर सिस्टम
they are all for the poor. Our aim is to empower the poor to fight poverty. हम गरीबों को इतना ताकतवर बनाना चाहते हैं कि वो अपनी गरीबी की लड़ाई को लड़ सके। और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं when power is used to empower the poor, जब सत्ता का इस्तेमाल गरीबों को ताकतवर बनाने के लिए होता है, they get the strength to fight poverty. इसलिए जो अभी कौशल जी का जो बोल रहे थे, तो जो संवेदना है जिसका विवेकानंद ने जिक्र किया, और विवेकानंद कहते थे कि नौजवान कौन है? एक बूट पॉलिश करते हुए बच्चे को देखकर ठंड के अंदर चाय की दुकान पर और चाय परोसते हुए जो छोटा बच्चा 8 साल 10 साल का, उसको देखकर अगर मन में दर्द नहीं होता है, अगर रात की नींद नहीं अगर चली जाती है कि मेरे देश का बच्चा चाय बेच रहा, उसको तो किसी माँ की गोद में और इस समय सोया रहना चाहिए था। तो जो संवेदना है वो नरेंद्र मोदी जी, जो संवेदना उसी का परिणाम है कि आज वो कुछ जो कर पा रहे हैं, जो उन्होंने किया है। मित्रों, गांधी कहा करते थे कि जब भी आप निर्णय लेते समय दुविधा में हो, मैं ये करूं कि वो करूं, डिलेमा में हो, दुविधा में हो, तो आपको यह सोचना चाहिए कि इस निर्णय से अंतिम पंक्ति में बैठा गरीब आदमी को उसका क्या लाभ मिलने वाला है। यानी हमारे हर काम का लाभ पंक्ति में अंतिम पायदान पर जो बैठा अंतिम व्यक्ति है, उसको इसका लाभ कैसे मिलेगा, इसका हमको विचार करना चाहिए। अब मित्रों, गरीबी दूर करने के बहुत तरीके हैं, बहुत थ्योरी हैं। एक थ्योरी ये है परकोलेशन, थ्योरी ऑफ परकोलेशन। अगर विकास होगा तो धीरे धीरे विकास की जो बूंदें हैं वो परकोलेट करके नीचे तक जाएगी और अंतिम आदमी तक पहुंच जाएगी। और दूसरी थ्योरी है, दूसरा विचार है कि नीचे से विकास होना चाहिए। डेवलपमेंट शुड बिगिन फ्रॉम द लोएस्ट एंड इन कोर्स कवर वन एंड ऑल। नीचे से विकास होगा, अगर अंतिम व्यक्ति का विकास हो गया तो समाज में सबका विकास हो गया। और नरेंद्र मोदी जी दोनों दृष्टि से काम कर रहे हैं। कहते हैं कि जब समुद्र के अंदर तूफान आता है, अ राइजिंग टाइड लिफ्ट ऑल द बोट्स, जब समुद्र में तूफान या समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो जितनी नावें हैं, जितने जहाज हैं, वो सब ऊपर उठ जाते हैं। तो यानी जब विकास होगा, जब धन होगा, प्रगति होगी, तो सारे बोट्स जो हैं और ऊपर उठ जाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की थ्योरी काम करने का तरीका है इंपावरिंग द पुअर, नॉट इंटाइटलमेंट बट इंपावरिंग द पुअर। और मित्रों, पिछले 70-75 साल के अंदर इस देश में जितनी सरकारें आई, जितने लोग आए, उन्होंने गरीबों के कल्याण के लिए बहुत काम किया है। लेकिन फर्क क्या नरेंद्र मोदी और इसके पहले की सरकार में? नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं, उसका साइज देखिए, उसका आकार कितना बड़ा है, स्केल कितना बड़ा है, समय सीमा के अंदर टाइम बाउंड है। ये नहीं कि घोषणा करके चले गए, फिर आगे आने वाले जो लोग हैं वो उसको पूरा करेंगे। और जैसे मैंने कहा, साइज, स्केल करना तो समाज के सभी लोगों तक करना है, करोड़ों अरबों लोगों तक लाभ पहुंचाना है। टाइम बाउंड, पारदर्शिता है, नई तकनीक का इस्तेमाल करना, टेक्नोलॉजी का जितना बेहतर इस्तेमाल नरेंद्र मोदी जी ने किया, दुनिया में शायद ही कोई नेता होगा जिसने गरीबों तक योजनाओं को पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का इतना बेहतर इस्तेमाल किया है। और सारी योजनाओं की आज तक कमी क्या थी? लास्ट माइल डिलीवरी, कि अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ कैसे पहुंचे। और जो राजीव गांधी का प्रसिद्ध वाक्य कि 1 रुपया जब दिल्ली से भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। तो जो और यहाँ तो सारे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं जिनकी पूरी जिंदगी सरकारी नौकरी में बीत गई, बड़ी संख्या में लोग हैं। लास्ट माइल डिलीवरी ये सबसे बड़ी चुनौती सरकारों की रहती थी। लेकिन मित्रों, यही नरेंद्र मोदी जी की ताकत है। और नरेंद्र मोदी जी की ने 9 मैं ऐसी योजनाओं का जिक्र करूंगा जिन्होंने गरीबों की जिंदगी को बदल दिया है। हर घर शौचालय, इसलिए मैंने कहा कि साइज और स्केल और उनके हर योजना का टारगेट है कि पूरा सैचुरेट करो। ये नहीं कि कुछ लोगों को उसका लाभ मिले, हर एक व्यक्ति को उसका लाभ कैसे मिले।
हर घर शौचालय, हर घर नल का जल, हर घर बिजली, हर घर गैस का चूल्हा, हर घर राशन, हर घर बैंक का खाता, हर घर स्वास्थ्य, हर घर टीका और हर घर पक्का। योजनाएं तो बहुत होंगी, लेकिन मैंने केवल 9 योजनाओं का मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं, जिन योजनाओं को कि लास्ट माइल डिलीवरी हो रही है और अंतिम पायदान पर जो बैठा गरीब आदमी है वो एम्पावर्ड हो रहा है, उसको ताकत मिल रही है। असली इन 9 योजनाओं के माध्यम से गरीबों की ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव आया है। अच्छा मित्रों, जब मैं स्केल की बात करता हूँ, अब पीएम आवास योजना, कितने लोगों का घर बन चुका अभी तक? 2,14,00,000 लोगों का घर बन चुका, 3,25,00,000 सैंक्शन हो चुका, यानी अगले 6-8 महीने में ये 3.25 करोड़ भी घर बन जाएंगे। तो 3.25 करोड़ घर का मतलब 15 करोड़ लोगों का कम। एक घर में अगर 5 लोगों को मान लें तो 15 करोड़ लोग पीएम आवास योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। हर घर बिजली, आज देश में शायद ही कोई घर होगा जहां बिजली नहीं पहुंची होगी। मैं तो 13 साल तक बिहार में उप मुख्यमंत्री था, वित्त मंत्री था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बिहार जैसे राज्य में और हम घर घर बिजली पहुंचा पाएंगे, गांव गांव तक बिजली पहुंचा पाएंगे। मुझे एक सीरिया लियोन नामक अफ्रीकी देश में जाने का मौका मिला, और जब मैं वहाँ के हवाई अड्डे पर उतरा तो मुझे लगा मैं बिहार के किसी गांव के अंदर आ गया हूँ। चारों तरफ अंधेरा है, किरासन तेल की ढिबरी जल रही है, लालटेन है, मोमबत्ती है। उस बिहार में घर घर बिजली पहुंच गई। मित्रों, ये कोई सामान्य बात नहीं है। और सोचिए, बिजली पहुंचना केवल बिजली नहीं है, यानी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव बिजली लाती है। यहाँ बैठे लोग, शहर में जो लोग रहते हैं उनको शायद इसकी कल्पना नहीं होगी कि एक बिजली आदमी के जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। शौचालय, मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी, इसलिए बिजली योजना कोई पहली योजना नहीं है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कब से चल रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी, इसलिए मैंने कहा टाइम बाउंड काम करना और बड़ा लक्ष्य लेकर चलना, और बड़े लक्ष्य को भी समय सीमा में कैसे हासिल किया जा सकता है। लोग हंसते थे कि प्रधानमंत्री शौचालय की बात कर रहा है, स्वच्छता की बात कर रहा है। अरे बड़ी बड़ी बात करो, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, और ये शौचालय की बात प्रधानमंत्री कर रहा है। लेकिन मित्रों, मैं जिस राज्य बिहार से आता हूँ, महिलाओं की क्या थी स्थिति? अंधेरा होने के पहले अगर शौच जाना है तो अगर दिन में शौच जाने की इच्छा हो गई तो शाम का इंतजार करना पड़ेगा। या तो 5 बजे के पहले शौच जाना है या 5 बजे के बाद। दिन में नहीं जा सकती कि उनको मैदान में जाना, खेत में जाना है। मैं एक राजनेता के साथ बिहार में दौरा कर रहा था। शहर में रहने वाले राजनेता थे। शाम का समय हो गया, हमारी यात्रा चल रही थी, तो एक 50 के झुंड में महिलाएं सड़क किनारे खड़ी थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सुशील जी, आप लोगों ने बड़ा बढ़िया इंतजाम किया कि इतनी महिलाएं अंधेरे में भी सड़क किनारे खड़ी इतनी देर रात को। तो मैंने कहा कि सर, ये महिलाएं आपके स्वागत में नहीं आई हैं, ये महिलाएं शौच के लिए निकली हैं और आपकी गाड़ी की रोशनी देखकर खड़ी हो गई हैं, ये आपके स्वागत में नहीं खड़ी है। आप सोचिए, इस देश की करोड़ों महिलाओं को और खुले में शौच जाना पड़ता था। उसकी सुरक्षा, उसकी इज्जत, उसका सम्मान, और बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ जो बलात्कार की घटनाएं हैं, वो पाएंगे कि शौच जाने के लिए जब महिलाएं जाती थी तो बड़ी संख्या में घटनाएं घटती थी। और आज देश के अंदर शायद ही कोई घर बचा होगा जिस गरीब के घर में शौचालय नहीं बना होगा। ये है ताकत नरेंद्र मोदी की। मैंने कहा कि केवल एक शौचालय नहीं है, इसे जीवन में कितना बड़ा बदलाव, कितना बड़ा प्रभाव। उसी प्रकार हम लोगों ने देखा होगा कि महिलाओं को पानी के लिए कितने दूर दूर तक जाना पड़ता है, लाइन लगाना पड़ता है हैंडपंप के सामने। अब नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि हम 24 के पहले देश के हर एक घर तक पाइप जो वाटर सप्लाई पहुंचा कर दिखाएंगे। अभी तक 5,33,00,000 नए घरों को पानी का कनेक्शन दिया जा चुका है।
और यहाँ बैठे लोगों को बता दूं, जिस बिहार से मैं आता हूँ, 97% घरों में हम लोगों ने पिछले 4 साल में और पाइप्ड वाटर सप्लाई से पानी पहुंचा दिया। देश के बिहार 3-4 राज्यों में है, बाकी जिन राज्यों ने पहुंचा वो संपन्न और विकसित राज्य हैं, लेकिन हर घर नल का जल ये भारत सरकार से पहले बिहार में हम लोगों ने प्रारंभ किया और बिना भारत सरकार से एक पैसा लिए लगभग 97% घरों में गाँव के अंदर हम लोगों ने पाइप्ड वाटर सप्लाई से पानी पहुंचा दिया। तो खैर बिहार में पानी की कमी नहीं है, पर्याप्त पानी है, लेकिन आप सोचिए राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, इस तरह के राज्यों में पानी की कमी है। वहाँ हर घर तक अगर जल पहुंच जाता है और वह भी पाइप्ड वाटर सप्लाई, उसी पर आयुष्मान भारत के द्वारा हर गरीब को स्वास्थ्य की सेवा उपलब्ध कराई जाए। टीकाकरण 121 करोड़ लोगों को अब तक मुफ्त में टीका लग चुका है। दुनिया का सबसे बड़ी आबादी को टीकाकरण लगाने वाला देश भारत है। टेलीमेडिसिन, यानी इस कोरोना का जो कुछ लाभ मिला, अभी तक 1,40,00,000 लोगों ने देश के अंदर पिछले 3 साल के अंदर टेलीमेडिसिन का लाभ उठाया है। उज्ज्वला योजना, 8.5 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त में गैस का कनेक्शन मिल चुका है और आज पूरे देश के अंदर लगभग 99.8% लोगों तक गैस कनेक्शन पहुंच चुका है। अब आप सोचिए, मुझे आज भी याद है कि जब मैं छोटा था तो हमारे यहाँ कोयले पर खाना बनता था और जब कोयला का चूल्हा जलाया जाता था पूरे घर के दरवाजे बंद करते थे ताकि घर के कमरों में और धुआं नहीं पहुंच जाए। तो सोचिए गांव की वो गरीब औरत जिसकी ज़िंदगी का 2 घंटा रोज गांव से लकड़ी चुनने में, इकट्ठा करने में या गोबर थोपने में और फिर उस गोबर का जो गोईठा है, उपला जिसको बोलते हैं, या कोयला, उसका इस्तेमाल करके और धुएं को पीकर खाना बनाती थी, उसकी ज़िंदगी में कितना बड़ा बदलाव आया होगा। मेरे मित्रों, जैसे मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जब काम करते हैं तो सैचुरेट करना, अंतिम आदमी तक कैसे पहुँचे। और जब कोरोना काल था, पूरी दुनिया मुकाबला कर रही थी कोरोना का, भारत भी मुकाबला कर रहा था और प्रधानमंत्री जी को मालूम था कि इस कोरोना काल में लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लोगों को खाने की दिक्कत होगी। और नरेंद्र मोदी जी ने 20 करोड़ महिलाओं के खाते में 3 महीने तक 500-500 रुपया भेजने का काम किया। लगभग 31,000 करोड़, 20 करोड़ महिलाओं के खाते में 31,000 करोड़ कोरोना काल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने भेजा है। जो वृद्ध थे, ओल्ड एज थे, जो विधवा थी, जो दिव्यांग थे, वैसे करीब 3 करोड़ लोगों के खाते में 1,000 रुपया सरकार की ओर से भेजा गया 3 महीने तक। और महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर दिया गया, करीब 10,000 करोड़ रुपए का मुफ्त सिलेंडर वितरित किया गया गरीब परिवारों को। और मित्रों, 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया गया। 2020-21 में 8 महीने तक अनाज दिया मुफ्त में, और अभी 21-22 में फिर मार्च तक बढ़ा दिया गया, यानी 11 महीना, यानी पिछले 2 साल में 19 महीने तक 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति और मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। इसलिए मित्रों, ये जो काम है, ये गांव में रहने वाला गरीब आदमी, जो नरेंद्र मोदी गरीबों का मसीहा है, और कहते हैं, पीएम कहते हैं कि बड़े लोगों को उपकार करो तो वो एहसान नहीं, वो एहसान को भूल जाते हैं, लेकिन गरीब की थोड़ी भी मदद कर दो तो जिंदगी भर वो एहसानमंद रहता है। तो इसलिए मित्रों, मैं केवल इसलिए कह रहा था कि 80 करोड़ गरीबों तक और अनाज पहुंच गया, ये सबसे बड़ी बात है। और 80 करोड़ का मतलब कितना होता है पता है आपको? अमेरिका की आबादी का लगभग 3 गुना, यूनाइटेड किंगडम की आबादी का 12 गुना और यूरोपियन यूनियन की आबादी का दुगना। इतनी बड़ी आबादी को 19 महीने तक और मुफ्त में 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति पहुंचाना, यह है नरेंद्र मोदी की ताकत। मित्रों, जो गरीबों को अनाज दिया जाता है, ये तो मुफ्त अनाज हो गया,
लेकिन राशन कार्ड पर प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज दिया जाता है, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत आता है। 2 रुपया किलो गेहूं और 3 रुपया किलो चावल। क्या गेहूं का दाम 2 ही रुपया है? गेहूं का दाम है 21 रुपया 45 पैसा और मिलता है गरीबों को कितने? 2 रुपये में। यानी 1 किलो गेहूं पर लगभग 21 रुपया 45 पैसे की सब्सिडी है। कीमत है 23 रुपया 45 पैसा पर केजी। 21 रुपया 45 पैसा की सब्सिडी भारत सरकार दे रही है और चावल पर 32 रुपया 67 पैसा पर केजी की कीमत आती है और गरीबों को मिलता कितने में है? 3 रुपये में। सब्सिडी कितनी होगी? 29 रुपये 67 पैसे की सब्सिडी। मित्रों, ये इसे मैंने कहा कि हम लोगों ने इतनी सरकारों को देखा, मेरा भी लगभग सार्वजनिक जीवन 50 साल का हो गया, इतनी केंद्र की राज्यों की सरकारों को देखा है। लेकिन नरेंद्र मोदी के जो काम करने का तरीका है, जो दर्द है, जो टीस है और जो डिलीवर करने का तरीका है, उससे मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी का अगर सबसे बेहतर किसी ने इस्तेमाल किया तो नरेंद्र मोदी ने किया। और जैसे वो प्रधानमंत्री बने तो जनधन योजना उन्होंने प्रारंभ किया। ऐसा नहीं कि ये कोई नई योजना थी, कांग्रेस के ज़माने में भी गरीब लोगों के खाते खुलते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने 44 करोड़ नए खाते खोलने का काम किया और जिसमें 60% से ज़्यादा महिलाओं का खाता है। अगर महिलाओं का खाता नहीं होता तो 20 करोड़ महिलाओं के खाते में 1500 रुपया कैसे जाता? और शुरू में बैंक वाले कहते थे कि अरे गरीब का खाता खोल कर क्या होगा, उनके तो खाते में कुछ बैलेंस ही नहीं बचेगा, उनके पास तो जमा करने के लिए कोई पूंजी नहीं है। लेकिन मित्रों, एज ऑन टुडे 1,76,000 करोड़ 1,76,000 करोड़ का बैलेंस है इन 44 करोड़ जनधन खातों के अंतर्गत। और इसलिए वो टेक्नोलॉजी, और मुझे आज भी याद है कि नरेंद्र मोदी जी जब पार्टी के संगठन मंत्री थे तो पार्टी में 2 ही लोग थे, आडवाणी जी और नरेंद्र मोदी, जो टेक्नोलॉजी के सबसे जो लेटेस्ट जो भी मॉडल का मोबाइल आया, टैब आया उस जमाने में, उस समय में, उसका सबसे पहले कोई पार्टी में इस्तेमाल करने वाले लोग थे तो नरेंद्र मोदी और श्री लाल कृष्ण आडवाणी। और उसे प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जनधन खाता शुरू करवाया। ये आधार कोई नरेंद्र मोदी जी की योजना नहीं है, ये तो उस कांग्रेस के जमाने से आधार चल रहा है। लेकिन आज 131 करोड़, देश की आबादी 135 है कि 140 है, 131 करोड़ लोगों का आधार है, आधार नंबर है, जो बैंक के साथ जिसकी सीडिंग है, और मोबाइल फोन जिसको नरेंद्र मोदी जैम कहते हैं, JAM, जैम का मतलब जनधन खाता, आधार और मोबाइल। 116 करोड़ मोबाइल हैं आज देश के अंदर, 116 करोड़ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोगों के पास एक से ज़्यादा भी होगा, जिसमें 63 करोड़ शहरी क्षेत्र में और 53 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में है। और अभी जो NFHS 5 का सर्वे आया, वो सर्वे ये कहता है कि भारत में हर 2 महिला पर 1 महिला के पास मोबाइल फोन है। और मित्रों, नरेंद्र मोदी ने इस जनधन खाते का, इस आधार का और मोबाइल का किस बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया। इसलिए आज तक सरकारों के जो सबसे बड़ा संकट था वो क्राइसिस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन था, संकट था क्रियान्वयन का। पैसे की कमी, पैसा तो हमेशा कम रहा लेकिन पैसा था, लेकिन संकट था, नीतियों का संकट नहीं था, योजनाओं का संकट नहीं था, पैसे का संकट नहीं था, संकट था क्राइसिस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। और नरेंद्र मोदी ने इस जैम के माध्यम से और ये प्रयास किया कि बिचौलियों को खत्म कर दिया जाए। यहाँ बड़ी संख्या में IAS बैठे हुए हैं। इसके पहले सरकारी योजनाओं का पैसा कैसे बढ़ता था, लोग जाते थे नगद लेकर, कैश लेकर, ब्लॉक में, पंचायत में लाइन लोग लगते थे और कैश बांटा जाता था, लोगों को नगद मिलता था। लेकिन और बिचौलियों का क्या हाल था, कोई भी डिलीवरी में मिडिल मैन के बिना कोई भी डिलीवरी नहीं होती थी पूरी। हर गांव के अंदर मिडिल मैन थे, हर चीज़ में कट था, हर चीज़ में लीकेजेस थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने बिचौलियों को ख़त्म कर दिया, दलाल को ख़त्म कर दिया, जो बीच में
जो लोग थे उनको समाप्त कर दिया और गरीबों के हाथ में जितनी राशि दिल्ली से चलती थी पूरी की पूरी राशि जो है उनके घर तक, उनके हाथ तक और पहुंचाने का उन्होंने काम किया। और मित्रों, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये डीबीटी, अगर ये जनधन खाता नहीं होता, अगर ये आधार नहीं होता, ये मोबाइल फ़ोन नहीं होता, तो क्या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हम इस देश में लागू कर पाते क्या? डीबीटी तो कांग्रेस के समय में भी डीबीटी था, लेकिन मित्रों अभी तक 20 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ रुपया जो है डीबीटी के माध्यम से गरीबों के खाते में भेजा जा चुका है। और आज के दिन 310 योजनाएं और 44 मंत्रालयों की योजनाएं का पैसा डीबीटी के माध्यम से जा रहा है। अब देश में शायद ही कोई राज्य होगा जो गरीबों की किसी योजना का लाभ नगद मिलता होगा। 99.9% गरीबों का पैसा सीधे उनके खाते में जा रहा है। और इससे कितनी पैसे की बचत हुई आपको मालूम है? ये 1 साल पुराना आंकड़ा है। 2,23,000 करोड़ की सेविंग हुई है। जो फेक राशन कार्ड थे, जो फेक एलपीजी के कनेक्शंस थे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके करप्शन को, भ्रष्टाचार को काफ़ी तक कम करने का प्रयास किया गया। 2,22,000 करोड़ की सेविंग केवल फेक और डुप्लीकेट राशन कार्ड और बाकी चीज़ों को ख़त्म करके हुई है। मित्रों, आज आपको मालूम है कि पीडीएस की दुकान पर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर जो आप अगर अनाज लेते हैं तो पॉस मशीन रखी हुई है, पॉस मशीन लगी है। पता नहीं यहाँ में से शायद ही किसी को जाने का मौका मिला होगा कि कोई पीडीएस की दुकान में जाता होगा, क्योंकि आपका तो कार्ड भी नहीं होगा, क्योंकि अब तो कार्ड केवल गरीब लोगों का ही बनता है। लेकिन अब कोई भी गरीब अगर जन वितरण की दुकान पर जाएगा तो उसको पॉस मशीन पर अंगूठा लगाना पड़ेगा, और बिना अंगूठा लगाए में उसको राशन नहीं मिल सकता है। एक समय था कि गांव में सबसे ताकतवर कौन होता था हमारे यहाँ बिहार में, तो जो पीडीएस का जो दुकानदार होता था वो सबसे ताकतवर होता था। ब्लैक मनी, ब्लैक मार्केट, इतना पैसा था कि हर आदमी पैरवी करता जब हम एमएलए बने कि हमको पीडीएस की दुकान दिलवा दीजिए। और अब हालत ये बिहार में कि पीडीएस के दुकानदार लोग छोड़ रहे, कोई तैयार नहीं हो रहा लेने के लिए। फ़ायदा क्या है? अब तो उसमें कोई कमाने का माध्यम नहीं बचा। और मित्रों, 4 करोड़ फेक बोगस डुप्लीकेट राशन कार्ड रद्द किए जा चुके, 4 करोड़। और बचत कितनी हुई है? 1 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है इस फेक डुप्लीकेट राशन कार्ड को रद्द करना और पॉस मशीन का इस्तेमाल करके राशन के वितरण के द्वारा। उसी प्रकार एलपीजी का कनेक्शन है सब लोगों के यहाँ, और जो एलपीजी का कनेक्शन है सारा का सारा डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा आपके खाते में सब्सिडी का पैसा जाता है। और कितने एलपीजी के कनेक्शन रद्द किए गए? 4 करोड़ 11 लाख। एक बड़े आदमी ने 5-5 ले रखा था। मेरे घर में पता नहीं 1 दर्जन कनेक्शन था कि कितना था, जबकि एक आदमी को एक ही अलाउड है। हर बड़े आदमी के घर में 4 कनेक्शन, 3 कनेक्शन, ताकि सिलेंडर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, और 72,000 करोड़ की बचत हुई है। 72,000 करोड़, ये है नरेंद्र मोदी की टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की ताकत। अभी स्कॉलरशिप का सारा पैसा डीबीटी के माध्यम से जाता है, और 23 लाख जो स्कॉलरशिप का पैसा जा रहा है उसमें फेक डुप्लीकेट अकाउंट पाए गए, और लगभग 775 करोड़ रुपए की बचत हुई। उसी प्रकार खाद, फर्टिलाइज़र, आज फर्टिलाइज़र अब जाकर यूं ही खरीद कर नहीं ला सकते। अगर फर्टिलाइज़र की दुकान में जाएंगे वहाँ भी पॉस मशीन रखी है। पॉस मशीन पर जब अंगूठा लगाएंगे तभी खाद आपको मिलेगा, और तभी उस दुकानदार जब उसको मैसेज भेजेगा तब जो सप्लायर है उसको सब्सिडी की अमाउंट मिलती है। और इसका परिणाम ये हो गया कि 120 लाख मैट्रिक टन खाद की बचत हुई। यानी जो ब्लैक में खाद बिकती थी, ब्लैक यानी ज़्यादा दाम में नहीं, बल्कि दिखा दिया गया कि खाद बिक गई, तो लगभग 10,000 करोड़ रुपये की खाद से सेविंग हुई कि इसके पॉस के द्वारा जो है। तो मित्रों, मैं कितने आंकड़े दूं मनरेगा
ये मनरेगा गरीबों की योजना है। अब मनरेगा में आज सारा पेमेंट डीबीटी के माध्यम से हो रहा है। एकदम गरीब आदमी, बिहार के अंदर जितने किसान हैं उन किसानों को सरकार की जितनी योजनाएं हैं, की सारी योजनाओं का पैसा बिहार में हम डीबीटी के माध्यम से दे रहे हैं। लोग कहते हैं, बैंक वालों की मीटिंग हो रही थी मेरे साथ एक बार, तो कहे कि सर गरीब आदमी को, किसान को क्या मालूम है मोबाइल इस्तेमाल करना, उसके खाते में कैसे ट्रांसफ़र होगा। तो मैंने कहा आपको नहीं मालूम है कि बिहार में 1 करोड़ किसानों ने ऑनलाइन जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराया और आज पीएम किसान निधि छोड़ दीजिए, सारी योजनाओं का लाभ हम सीधे किसानों के खाते में भेजने का काम कर रहे हैं। इसलिए मित्रों, यह है नरेंद्र मोदी की ताकत कि टेक्नोलॉजी का कैसा इस्तेमाल करके करप्शन को रोका जा सकता है, लास्ट माइल डिलीवरी की जा सकती है, अंतिम आदमी तक पूरा का पूरा पैसा पहुंचाया जा सकता है। और इतना ही नहीं मित्रों, तो गरीब आदमी को सुरक्षा प्रदान करना। गरीब आदमी के घर में दुर्घटना में मौत हो गई, कहाँ से मिलेगा मुआवजा? कौन देगा उसके घर को चलाने के लिए? पीएम सुरक्षा बीमा योजना, 12 रुपया जमा कीजिए, दुर्घटना में मौत होगी तो 2 लाख रुपया मिलेगा। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, 330 रुपये जमा कीजिए, नेचुरल डेथ हुई तो 2 लाख मिलेगा। अब मित्रों, मालूम है कितने लोगों का अभी तक बीमा हो चुका? 40 करोड़। इसमें मैं जो स्केल की बात करता हूँ, ये नहीं कि आपने 10 लाख 20 लाख का बीमा करा दिया, योजना का लाभ दे दिया। ये नरेंद्र मोदी की खासियत। 40 करोड़ 60 लाख लोगों को का अभी तक दोज वर कवर्ड विथ पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना एंड अटल पेंशन योजना, वो संख्या 40 करोड़। और जब से योजना प्रारंभ हुई कितने लोगों को इसका लाभ मिल चुका? एक्सीडेंट में डेथ हो गई, 6 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया मिल चुका। अब सोचिए कि अगर ये योजना नहीं हो तो 6 लाख लोगों के घर में अगर मौत हो जाती या हो जाए तो उनका घर कौन चलाएगा, कौन उनकी मदद करेगा? ये है मित्रों नरेंद्र मोदी की ताकत। मित्रों, कोरोना काल के अंदर जैसा मैंने कहा कि 20 करोड़ महिलाओं के खाते तक पैसा पहुंचा, और आज जनधन खाते के माध्यम से कोई सरकार की योजना हो, घंटों के अंदर आप करोड़ों तक जो है और एक बटन पुश करके पैसा पहुंचा सकते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि अमेरिका में कितना समय लगा कोरोना के दौरान, जब ट्रंप ने स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया और कहा कि हर अनएम्प्लॉयड गरीब आदमी को $1200 की मदद करेंगे, तो मालूम अमेरिका जैसे विकसित देश को कितना समय लगा? 20 सप्ताह लगा केवल चेक भेजने में, क्योंकि वहां पर जनधन जैसी योजना नहीं है। खाता सबों का होगा, लेकिन वो खाता लिंक नहीं है आधार जैसी कोई चीज के साथ, या सरकार के पास, सरकार के किसी पोर्टल पर वो सारे के सारे खाते लिंक्ड नहीं है। इसलिए वहाँ की सरकार ने घोषणा की कि जो लोग अपने अकाउंट का नंबर शेयर करना चाहते हैं उनके लिए पोर्टल अनाउंस किया और कहा कि 3 सप्ताह के भीतर जो लोग अपना अकाउंट शेयर करेंगे उनको हम और डीबीटी के माध्यम से या डायरेक्ट बेनिफिट डायरेक्ट उनके खाते में पैसा भेजेंगे। और मित्रों, अमेरिका में केवल 6 करोड़ लोगों तक बैंक के माध्यम से सीधे पैसा गया। और कौन लोग थे वो? जिन लोगों ने इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किया और 18 और 19 का उनका रिकॉर्ड था सरकार के पास। कल वैसे 6 करोड़ लोगों को $1200 का पहला स्टिमुलस और चेक गया, चेक या स्टिमुलस पैकेज का पैसा गया। और बाकी मालूम में क्या हुआ? सरकार ने ऐलान, वहाँ का इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, वहाँ की कोई सर्विस है जो ये काम करती होगी, उसने कहा कि हम हर हफ्ते 50 लाख चेक डिलीवर कर सकेंगे केवल। क्योंकि एक तो करोड़ों का चेक प्रिंट करना, फिर उस चेक पर सबका नाम लिखा जाना, फिर उस चेक को लिफाफे में डालना, लिफाफे को साटना, फिर लिफाफे को ले जाकर पोस्ट ऑफिस में डिलीवर करना, फिर पोस्ट ऑफिस से वो जाएगा टेक्सास या बाकी जगह, फिर वहाँ से वो पोस्टमैन उनके घर डिलीवर करेगा, तब वो फिर जाएंगे बैंक में और जब चेक जमा करेंगे तब उनके अकाउंट में खाता जाएगा। और मालूम है मित्रों कितना समय लगा? 20 सप्ताह, यानी 5 महीना लगा अमेरिका में कोरोना के दौरान सभी गरीबों तक, अनएम्प्लॉयड लोगों तक
चेक पहुंचाने में, और ट्रंप की सरकार ने यही कहा कि ओबामा के समय तो इट टुक मंथ एंड मंथ एंड मंथ, महीनों महीनों लगा था ओबामा के समय में, हम तो केवल 5 महीने में चेक पहुंचा रहे। तो मित्रों, अमेरिका जैसा संपन्न विकसित देश अपने अनएम्प्लॉयड यूथ को, अपने गरीबों को और 5 महीना चेक पहुंचाने में लगा दिया, और ये नरेंद्र मोदी की सरकार के एक क्लिक ऑफ द माउस पर 20 करोड़ गरीब महिलाओं के खाते में और अरबों खरबों रुपये पहुंच जाता है। तो मित्रों, इसलिए मैंने शुरू में जो कहा कि नरेंद्र मोदी की जो ताकत है, वो गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे गरीब कल्याण मेला लगाते थे, और उन्होंने इसकी ताकत को पहचाना। इसलिए नरेंद्र मोदी को कोई कुछ कहे, उनकी जो ताकत वो गरीब आदमी है, गांव में रहने वाला, और जिसको 5 किलो अनाज 19 महीने तक मुफ्त में मिल गया, वो क्या किसी और को वोट देगा? और नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं इसलिए काम नहीं करता हूं कि लोग मुझे वोट दें, वोट तो मिलेगा ही। इसलिए गरीबों के लिए काम करना ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारी स्ट्रेटेजी का मुद्दा नहीं है, ये हमारी रणनीति का हिस्सा नहीं है, ये हमारी प्रतिबद्धता है, यह हमारा, हम इसके लिए कटिबद्ध हैं। मित्रों, आप योजनाओं का नाम और बाकी का कितनी चीज़ें घंटों बोल सकते हैं। 2 उदाहरण देकर बात खत्म करूंगा। किरासन तेल का नाम सुना आपने? आज है कहीं किरासन तेल का इस्तेमाल? लोग भूल गए कि किरासन तेल भी कोई चीज़ होती है। किरासन तेल पर सब्सिडी कितनी थी, कितना ब्लैक था, और कितनी बड़ी बचत हुई पता नहीं। 20,000 करोड़ की 25,000 करोड़ रुपये की बचत केरोसिन की सब्सिडी से सरकार को हुई है। अभी नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक ऐलान किया कि जो ब्रॉडगेज रेलवे ट्रैक है उसका हम इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे। 66% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका, और 2023 तक इस देश के अंदर ब्रॉडगेज जो रेल ट्रैक है वो 100% उसका इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा। और कितनी डीजल की बचत होगी पता है? 15,000 करोड़, 15,000 करोड़ रुपए की बचत होगी केवल इलेक्ट्रिफिकेशन के कारण। मित्रों, इस तरह के मैं 50 उदाहरण दे सकता हूं कि नरेंद्र मोदी ने जो एक एक जो काम किया है, एक एक जो काम कर रहे हैं, उसका जो अंत्योदय अंतिम आदमी जो है उसके जीवन में किस प्रकार का बदलाव आया है। इसलिए मित्रों, विनोबा जी ने अंत्योदय शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया, गांधी ने सर्वोदय शब्द का इस्तेमाल किया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उस विचार को और आगे बढ़ाया, लेकिन उस जमीन को उतारने का काम आज नरेंद्र दामोदर दास मोदी कर रहे हैं। तो इसलिए मित्रों, जो अंत्योदय है, इस अंत्योदय का लाभ इस देश को मिल रहा है, इस देश को मिलेगा। अब हम लोग तो अपनी ज़िंदगी में गरीबी दूर नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आने वाले IAS जो सरकारी अधिकारी हैं, जो नौजवान, उनसे जरूर आग्रह करूंगा कि आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, अभी 75वां साल चल रहा है। 25 साल बाद हम आज़ादी की, अभी तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, शताब्दी मनाएंगे आज़ादी की। तो हमको संकल्प लेना चाहिए अगले 25 साल के अंदर हम इस देश से गरीबी को मिटाकर दिखलाएंगे। जो गरीबी है वो म्यूजियम की चीज़ बन जाए। जैसे चाइना के अंदर कुछ गांव दिखाते हैं बाहर से आने वाले टूरिस्ट को कि वहाँ के बीजिंग के अंदर कि ये गांव है, क्या उसे 20 साल पहले गांव कैसा था हमारा। तो नई पीढ़ी को ये संकल्प लेना होगा कि अगले 25 साल के अंदर इस देश के अंदर गरीबी को मिटाकर दिखलाएंगे, और अंतिम पायदान पर जो बैठा व्यक्ति है उसका हम विकास करके दिखाएंगे। सर्वोदय सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस भावना से हम काम करेंगे। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।